जेनजी बहुत कंफ्यूज्ड है अभी। गुरु बनो या शिष्य बनो, धर्म के रास्ते पे चलना बहुत अनिवार्य है। उत्तर तक नहीं पहुंचना है हमें, सही सवाल तक पहुंचना है, बस सब हो जाएगा। कहते ना कि कुरुक्षेत्र की उस धूल में अगर अर्जुन केवल श्री कृष्ण से उत्तर मांगते तो शायद सिर्फ उपदेश होते, भगवत गीता नहीं होती। कृष्ण सदा सहाय थे। अभी सिर्फ एक कॉन्सर्ट हुआ है, अध्याय 1 है, क्योंकि शिविर में कोई नहीं बैठेगा, कॉन्सर्ट में सब आएंगे। It's never about starting with a perfect time. It's always about starting. That's it. क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा भूखा मरे, right? जनरली सब लगे रहते हैं कि जेनजीज ऐसे हैं, जेनजीज वैसे हैं। This generation is extremely smart, intelligent, creative. People are not getting tired by work, but by the noise inside their minds. So they need a reboot system. So hi Shubhangi, welcome to the Dashikun show. एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा और आज आप यहाँ दशकुन शो पे हैं. Thank you so much. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Great. I'm excited for the conversations जो हम करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आई एम ए रिलीजियस गाय. आई बिलीव इन एनर्जी, आई बिलीव इन गुरु शिष्य परंपरा, आई बिलीव इन डॉट कनेक्शन थ्योरी, आई एम ए बिलीवर ऑफ हनुमान जी. और मुझे बड़ा मजा आने वाला है आपके साथ बात करके. हमने कई एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ इनवाइट किया है, कई सारे अलग अलग एस्ट्रोज भी यहाँ पर आ चुके हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री लाइक एनजीओज और द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. दे वर द पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, बट टुडे दिस इज समथिंग यूनिक, something incredible, right? And what makes you think it's unique? Because I feel that कि दो चीजें, एक श्रोता और एक वक्ता. यहाँ मैं श्रोता बनने वाला हूँ और आप वक्ता बनने वाले हैं. यूजुअली हम वक्ता होते हैं और सामने वाला श्रोता होता है. सो नाउ टुडे आई एम ए लिसनर एंड यू आर ए स्पीकर. तो आपसे जो सीखने वाला हूँ, आपसे जो सुनने वाला हूँ, बिकॉज यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आपकी जर्नी जितना मैंने पढ़ा, दैट इज मेरा मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर को उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको वो अडॉप्ट भी कर सकता है अपने लाइफ में. So I think good for them, good for me as well. Good for us. Yeah. Exchanging energies. True, Yes. right. So at the age of 13, you are the master of Bhagavad Gita. Not the master, but yeah, it came into my life as an essence, or maybe we can say as a coincidence. Mm-hmm. And how it came, I'll explain it that way. So at the age of 18, we all used to play outside and, with friends and everyone. And two things that made me read Bhagavad Gita were, पहली चीज़, I'm a single child, तो हम लोगों का गवर्नमेंट क्वार्टर होता था, तो उसमें रहते थे. तो बाहर जब समर वेकेशंस होती थी, लंबी छुट्टियां पहले ज़्यादा होती थी, अब कम हो गई है, तो बच्चे बाहर निकल जाते थे खेलने. मेरे कैंपस में there were less children to play with, so I used to be in my garden. तो मैंने अपने साथ बहुत सारा वक्त बिताया है, observing people, they're going to offices, returning home, and at the same time I'm observing the squirrels, the monkeys in my garden, the peacocks wandering freely, moving freely. And there's this question arise that everyone is into a certain rhythm, right? सब लोग एक रिदम में काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये लोग फ्री घूम रहे हैं. एग्जैक्टली हम यहाँ करने क्या आए, ये सवाल. और ये एक दिन का सवाल नहीं था, ये आते 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 इतना इंटेंस हो गया कि 13 ईयर्स में वो सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए. एंड एक दिन ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन आई आस्क्ड माय मॉम कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई इज पापा गोइंग आउटसाइड एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स. तो शी वाज अ बिट इरिटेटेड एंड शी टोल्ड मी, टेक दिस बुक, ऐसे पढ़ो, सबसे समझ आ जाएगा, वेरी कैजुअली. आई टुक इट वेरी सीरियसली क्योंकि मेरे सवाल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए थे. एंड समर वेकेशन का टाइम था एंड आई सेट, मुझे आज भी याद है, सेट फॉर स्ट्रेट 6 hours a day टू रीड द भगवद गीता बुक. 6 घंटे सुबह से कब शाम हो जाती थी पता नहीं रहता था, क्योंकि वो सवाल के उत्तर बस पलटते 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 कुछ मिल गया, फिर कुछ आगे मिलेगा, वो एक्साइटमेंट होता था. क्योंकि भगवद गीता फॉर दैट टाइम, फॉर मी particularly for a kid, that was not a spiritual book, that was a book which will give me the answers as per my emotions and questions. मेरे लिए वो सिर्फ एक किताब थी, और जब उससे मुझे जवाब मिले, चीज़ें मिली, उन चीज़ों में देयर इज़ अ सेइंग दैट आपका हर एक वर्जन, आपके हर एक पड़ाव पे एक ही चीज़ को अलग तरीके से समझता है, राइट? सो दैट वर्जन ऑफ मी अंडरस्टूड द
verses of Bhagavad Gita as per the situations I faced in that period of time. और वही सेम चीज़ अगर हम आज पढ़े तो हम अलग चीज़ों से कनेक्ट करते, तो उस बच्चे ने जो उसकी छोटी सी थिंकिंग से समझा, उसको अप्लाई किया और आगे बढ़े. एंड द मेन वर्स विच आई विल शेयर विथ यू, मैंने अभी तक कभी शेयर नहीं किया कि उसकी क्या मेन बात मैंने पकड़ के हमेशा चली है. देयर इज अ वर्स इन अ अध्याय जिसका मीनिंग इट सेज, if you don't take care of your body, you will never have the mental peace. And if you don't have the mental peace, you will never be able to achieve a lifestyle that you want or your family wants, even your health. वहाँ से मुझे एक डर लग गया, क्योंकि किताब में सब सच लिखा है, भगवान ने लिखा ना, तो भगवान से डर लगता था. तो वो जो वर्ड्स थे ना, दैट वॉज हियर. एक डर होता है ना हमें, जैसे एक पापा से होता है डर किसी चीज़ का गलत ना कर दे. अगर शरीर का ध्यान नहीं रखा तो कुछ नहीं मिलेगा. At the age of 13 till this age, at the age of 30, I never had a single day without doing a workout, without having a balanced food, without having a good food, सात्विक भोजन. तो वो चीज़ मेरे लिए शायद मुझे लगता है बहुत बड़ा फाउंडेशन रही है अपने ग्रोथ के लिए, अपनी सोच के लिए, क्योंकि खाने से बहुत कुछ बदल जाता है, एक्सरसाइज से बहुत कुछ बदल जाता है. तो एक बिलीफ पैदा हुआ कि मैंने इस बुक में जो लिखा है अगर ये किया तो शायद सारे सवाल तो साइड हटा दो, एक चीज़ फॉलो करते. तो वो फॉलो करते 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 चीज़ें जुड़ती गई. Nice. So connected and so deep because किताब सब पढ़ते हैं, अध्याय सब पढ़ते हैं, अमल करना एक कठिन काम होता है. कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है शुभांगी, दे स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता. उनके पास वो एक अध्याय शुरू करते हैं, बाद में फ़ोन का एक टिंग बजता है, उसके बाद में वो अध्याय बंद हो जाता है और नोटिफिकेशन को खोल के आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते लग जाते हैं. शुभांगी के पास भी कई ऑप्शन थे. You were having the options to play with others. You were having the options to, buy some new toys, but you choose the path of religious. You choose the part which is connected to the God, energy, healing, and this. Why? Inspiration कहीं से तो मिलता है. Is it a self-inspiration? So you're talking about that childhood period or Yes, I'm talking about the childhood period. See, childhood period में केवल सवाल थे. सवाल कहते ना कि कुरुक्षेत्र की उस धूल में अगर अर्जुन केवल श्री कृष्ण से उत्तर मांगते तो शायद सिर्फ उपदेश होते, भगवत गीता नहीं होती. क्योंकि अगर उस क्षण में जब वो सारी चीज़ें हो रही होती तो सिर्फ उत्तर में वो शांत हो जाते, तो कृष्ण भी उनको पूरा उपदेश देके एक जो रचा गया हमारे महाभारत में वो नहीं होता. तो मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ टू बी गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रिलीजियस टेक्स्ट. भगवान से इंस्पिरेशन कैसे ले, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था. सिर्फ एक ही चीज़ थी, सवाल. और वो मुझे कनेक्ट करता है अर्जुन से. उनके भी सिर्फ सवाल थे, वो सब रुक गए थे, सब छोड़ दिया था युद्ध में, क्या करूं क्या नहीं करूं. वो सवाल इतने हो जाते हैं ना, उस सवाल की वजह से शायद मुझे ये रास्ता बाद में पता चला. बुक मिली, बाद में पता चली वो श्रीमद् भगवत गीता जी है. शुरू में सिर्फ एक केवल किताब थी. तो वही होता है कि आप जिस पल में हो, जो सवाल हैं आपके, वो आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं. या सवाल आना भी बहुत बड़ी बात है. अभी तक तो कुछ लोग 30 के पार भी सवाल तक पहुंच ही नहीं पाए. सही बात है. मेरे इंस्टा पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी, उत्तर तक नहीं पहुंचना है हमें, सही सवाल तक पहुंचना है, बस सब हो जाएगा. तो वो जो आपने मुझसे प्रश्न किया है कि वो जो सवाल, मतलब आप कैसे स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचे हैं, वो सवाल थे. उनको शायद मेरे मॉम ने एक रोल प्ले किया. शी गेव मी दैट बुक एंड मैंने उस बुक को बहुत सीरियसली ले लिया. सीरियसली नहीं लिया होता या सवाल को नहीं लिया होता तो फिर ये पाथ भी नहीं होता. शायद आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स, मे बी जस्ट अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो वो पाथ एक सवाल से आया. सवाल ने रास्ता बनाया, रास्ते ने अनुभव बनाया, वहाँ से कई आविष्कार आए अंदर से, कुछ कुछ चीज़ें समझी. तो अनुभव, सवाल, इन सब का एक मिश्रण है दैट मेड मी टू बी ऑन दिस पाथ. So you were the part of MMA, you were the part of the engineering education, you were the part of dancing, then healing. And you could be a person even in the fashion industry, right? फिर healing concept कहाँ से आ गया? ये कैसे आया एकदम से कि यार, the problem which you faced, definitely there are millions of people are facing the same. Even in the country, in India, even in the other part of the world, people are facing the similar problems, right?
MMA फाइटर बन सकते थे, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते थे. What connect you with the other people? कि यार ये प्रॉब्लम आपकी है, औरों की भी होगी. So how you started with this? Healing concept कहाँ से आया? अच्छा सवाल है. हीलिंग कॉन्सर्ट. कभी ये प्लान नहीं था मुझे लाइफ में करना क्या है, पर्टिकुलरली एज वी टॉक अबाउट करियर. जैसे अगर मैं वही 13 साल वाली बात करूँ, वहाँ पे पीपल आर क्यूरियस अबाउट सक्सेस, अचीवमेंट, इवन कंपैरिजन्स. आई वॉज क्यूरियस अबाउट टू अंडरस्टैंड लाइफ. When I was on a phase to understand the life, I met different people, even at an early age, even at 15 years of age, who were seeking the same questions. But because I read Bhagavad Gita at 13, so I had some answers to portray to them. Meanwhile, I realized there is a lot of crowd who has questions but not answers, even in terms of career, success, relationships, every aspect of life. सबके सवाल होते थे और सब उन सवालों से घिर जाते थे. और ये मेरे साथ भी हुआ था, तो वहाँ से मुझे कनेक्शन फील हुआ. पीपल यूज टू कम टू मी कि आई हैव माई ब्रदर, ये वो सुसाइड करना चाहता है क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आए. सो मुझे लाइफ की डेफिनेशन पहले क्लियर हो गई थी पढ़कर कि सिर्फ महज सक्सेस तक सीमित नहीं रहना है, लाइफ को समझना है और कुछ तो करना है. तो वहाँ से एक रियलाइजेशन आया था कि आई एम हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ पर्पस. आई डोंट नो द पर्पस, बट कुछ तो अच्छा करना है. अच्छे करने से मतलब है कि कुछ दे के जाना है. और वहाँ से एक मान्यता आई कि आप और मैं भी सांस ले रहे हैं, ठीक है, इस सांस का भी एक ऋण है जो आपको चुकाना चाहिए, पेड़ों को, पौधों को, इस धरती को, प्लैनेट को. तो वहाँ से शुरू हुआ कि हम जितना देंगे और देने के लिए हमें सीखना पड़ेगा. जितना सीखेंगे, और सीखेंगे कहाँ से? भारतीय संस्कृति से, क्योंकि असली रूट्स यहीं से उत्पन्न हुई है. अगर हम देखें, फॉरेनर्स भी यहीं से सब सीख रहे हैं, सारी चीज़ें यहीं से हैं. तो वो जो मान्यता थी कि मेरी सभी लोग परेशान हैं उस चीज़ से, तो वहाँ से एक कनेक्टिविटी शुरू हुई कि आई शुड डू समथिंग फॉर द पीपल्स माइंड सेट ऑल्सो. Let me understand life, let me live those problems from my side as per career also, क्योंकि when I was on this path there were many people who doubted on me also. So the things went like, when it comes to my doubt, when it comes to my career, when it comes to my success, what is that one path which I chose with mindset to follow that journey, which became easy for me. And at the same time, the same path is tough for somebody else. So how can I make it easy for the same person? That became a purpose, and gradually it connected with the planet as well. Because when I studied in Rishikesh for an year about the frequencies, vibrations, there I realized that जो ह्यूमन का ऑरा है ना, जिस हिसाब से आप और मैं वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसीज प्लैनेट को भी लगती है. पेड़ भी उतना मुरझा के या तो खिलता है. आपने एक सर्वे देखा होगा अफ्रीका में, वहाँ पे लोग पेड़ के उधर खड़े होकर उसे कोसते हैं, कहते हैं वो मुरझा जाता है. सिमिलरली हम ह्यूमंस का ऑरा आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन में बहुत जा रहा है. लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. आई डोंट टॉक अबाउट जस्ट द वर्ड्स. जितना ऑरा हम छोड़ रहे हैं धरती पे, उतना ज़्यादा ये हमारे प्लैनेट की स्पिरिचुअल हेल्थ पे जा रहा है. एंड if I'm able, if we all are able to manage the human health, both in terms of mental, physical, spiritual and emotional, हमारा प्लैनेट भी हेल्दी रहेगा. तो इस तरीके से हम कुछ लौटा सकते हैं. So this is how the concept of healing concert. This concept came, ये thought process थी. अभी जिस हिसाब से कल्चर्स आ रहे हैं, जैसे रिट्रीट कल्चर चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं रिट्रीट्स पे. पहले रिजॉर्ट जाते थे, अब रिजॉर्ट में वो योगा ढूंढ रहे हैं धीरे धीरे. तो एक कंज्यूमर शिफ्ट भी कह लो आप, एक कॉन्सेप्शनल शिफ्ट भी चल रहा है. पहले ये हुआ कैफ़े कल्चर हो, अब कैफ़े में नेचर चाहिए, अब रिजॉर्ट में भी नेचर चाहिए, योगा चाहिए. कॉन्सर्ट्स तो आ गए. अभी कितना कॉन्सर्ट चल रहा है इंदौर में, लास्ट एक साल से बहुत ज़्यादा चला. वहाँ पे मेरा ये आइडिया निकला कि क्यों ना इस थॉट प्रोसेस को कॉन्सर्ट के माध्यम से जेन ज़ी, मिलीनियल सब तक पहुँचाया जाए, और एक ऐसा स्क्रिप्टेड कॉन्सर्ट बनाया जाए जो भारत की संस्कृति से हमें जोड़े. और लोग आए तो कॉन्सर्ट का नाम सुन के, समझ के कि कॉन्सर्ट है तो कुछ मॉडर्नाइजेशन भी है, क्योंकि शिविर में कोई नहीं बैठेगा, अब कॉन्सर्ट में सब आएंगे. ये बहुत बढ़िया था. अब शिविर में कोई नहीं बैठेगा. दैट्स ट्रू. And that's a point. But I have a question, Shivangi, because you are very much active over the Instagram, social media platforms. बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे आपसे
young generation, either we talk about Gen Zs, millennials, or हर एक Yeah. age group का बंदा. What is the common questions you are receiving on Instagram? I receive only two common questions. First is people generally ask me about relationships. उनको इमोशनल हार्ट ब्रेक्स हैंडल करते नहीं बनते. पीपल जनरली आस्क मी हार्ट ब्रेक कैसे हैंडल करूँ मैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. सब कोई सिर्फ ये पूछता है, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस. दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस. और अभी कॉन्सर्ट के ठीक मैंने एक रील भी डाली है. कॉन्सर्ट के बाद लोगों ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए. वहाँ अप्रिसिएशन से ज़्यादा प्रश्न थे. मुझे ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है. सो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक मीटअप करते हैं इंदौर में. वहाँ पे सारे लोग आएंगे और हम लोग सवाल उत्तर का एक सिलसिला बनाएंगे वहाँ पे, ताकि कुछ चीज़ें हल हो सके उन लोगों की. और ये बात आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप जितनी बार जिस जगह पर जैसे पढ़ेंगे आपको उतनी बार उस जगह पर अलग उत्तर नजर आएगा. मतलब आप अगर उसको शौर्य रस के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको शौर्य दिखाएगा. एग्जैक्टली. हास्य के साथ पढ़ेंगे तो हास्य दिखा सकता है. वीर के साथ पढ़ेंगे तो वीर दिखाएगा. आप जैसे पढ़ेंगे वो आपको वैसा बिल्कुल. उत्तर देगा. बिल्कुल. राइट. तो ये बात तो है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है. सो हाउ इज द रिस्पांस ऑफ द हीलिंग कॉन्सेप्ट? अमेजिंग. मतलब हम लोगों को अभी इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं कॉन्टेक्ट्स कि आप ये वाली चीज़ हमारे यहाँ करिए. हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू वाले जो लोग हैं उनको ये चीज़ पहुँचे. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू आर सीइंग इन द यंग जनरेशन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? अभी बाकी है. अभी सिर्फ एक कॉन्सर्ट हुआ है, अध्याय 1 है. तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. एकदम से तो नहीं होता है क्योंकि अभी कुछ रखा है. अब उसको देख के कुछ लोग, काफ़ी लोगों ने जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने छोटा सा देखा जो कॉन्सर्ट के बाद आए. कई लोगों के आंसू निकले, बहुत रोए. कई लोगों ने कहा कि मुझे ये समझ आ गया कि मुझे अब कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कहाँ से जुड़ते जुड़ते जाना है, क्या छोड़ना है, क्या सेक्रीफाइस करना है. तो मुझे एक छोटा सा सक्सेस फील हुआ क्योंकि मेरा पर्पस यही था कि उसमें अगर 1200-1500 लोग भी हैं तो उसमें से 5 को भी अगर ये महसूस हो जाता है ना कि मुझे अब करना क्या एग्जैक्टली या क्या नहीं करना एग्जैक्टली, ये तो नहीं करना, दैट इज़ माई सक्सेस. तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखना थोड़ा बाकी है. बट यस, एक छोटा सा चेंज आया कि मेन चेंज ये है कि मुझे जुड़ना है इन चीज़ों से और इनके साथ बैलेंस करनी है मॉडर्न लाइफ भी. So what is the challenge you are seeing in the young generation now, especially when we talk about the Gen Z and the Alpha generation? Majorly there are a lot of people connected with you over the lot of platforms, even at the concerts. इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं. इस जनरेशन में सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिल रही है? See, if I honestly talk about this generation is extremely smart, intelligent, creative. हमारी जनरेशन में और इस जनरेशन में यही फ़र्क है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरेशन है. इन्हें करना है, कर लेंगे. और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. जब मैंने ऑब्जर्व किया डीपली, जनरली सब लगे रहते हैं कि जेनजीज ऐसे हैं, जेनजीज वैसे हैं. बट जेनजीज वे स्मार्टर. बट उनके साथ एक प्रॉब्लम है जो मुझे फील हुई जब मैंने कॉलेज टूर किया था. अबाउट हीलिंग टूर था वो, जहाँ पे मैंने सारे बच्चों से बात करी थी. तो सब आकर सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि हम भी बनना चाहते हैं अच्छा, हम सबको भी ये करना. बट हमारे पास एक गुरु नहीं है, हमारे पास लीडर नहीं है जो हमें बता सके चीज़ें. क्योंकि हमारे टाइम पे हमारी चीज़ें हमें पता थी कि गीता है, हमारे टीवी शोज़ वैसे होते थे, चीज़ें वैसी होती थी, टीवी तक ही सीमित होती थी. अभी वेब सीरीज़ आ चुकी हैं अलग लेवल पे. ऑफ कोर्स कुछ लोग बना रहे हैं बट वो बहुत रेयर लेवल पे, जो उन लोगों को किसी चीज़ में गाइडेंस लेवल पे ले जाए. जेन ज़ी बहुत कंफ्यूज्ड है अभी. उनके पास इंटेलिजेंस है लेकिन उसके साथ उनके पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है. क्योंकि हमारे ज़माने में ये बहुत बाद में आया है. 90s किड्स को ये कॉलेज में, यूट्यूब भी 2010 में आया था, व्हाट्सएप बाद में आया. ये लोग उसके साथ पैदा हुए हैं. इन लोगों ने क्लासेस ही ऑनलाइन शुरू करी है. तो बहुत डिजिटल डिसिप्लिन कहते हैं ऐसे, एक डिजिटल डिसिप्लिन नहीं है उनका. और एक स्लीपिंग डिसऑर्डर सबसे बड़ी चीज़. दे थिंक दैट इट इज़ कूल टू स्लीप लेट. या फिर अगर सोना भी चाह रहे हैं तो एक ऐसी लाइफस्टाइल बन चुकी है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि सोए कैसे जल्दी. या सब कुछ एक लूप बन चुका है जेनजी में और उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है. मुझे सिर्फ ये पॉइंट लगता है. दैट्स व्हाई आई वांट टू कम फॉरवर्ड. हम जैसे लोग, आप, मैं, उनके पास आए, उन्हें बताएं कि ऐसे टूटता है, ये ऐसे कर सकते हो आप आगे जाके. बिकॉज मेरे टाइम पे भी उस सवाल में अगर गीता नहीं होती तो सवाल कहाँ जाते, वो फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते और शायद वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलता.
मुझे कुछ मिल गया इसलिए वो हो गया, फिर बाद में लाइफ में गुरु आए, चीज़ें हुई। जेनजी के लिए कौन है? क्योंकि हर एज का इंसान अपने किसी एज या अपने हिसाब के इंसान से टेलीपैथी करता है या कनेक्ट करता है। अभी सारे लोग जो हैं इस फील्ड में, दे आर गोइंग एज्ड, तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे जेनजी, दे नीड अ मॉडर्न लीडर। And I think when we talk about this generation, तो शिवांगी मुझे ऐसा लग रहा है they are very much interested to go towards this line. क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि काशी में भीड़ बढ़ गई है, बनारस में भीड़ बढ़ चुकी है। हिल स्टेशंस में दो तरीके के लोग जा रहे हैं, एक तो हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं और दूसरा जो अध्यात्म ढूंढने जा रहे हैं। आई एम सीइंग द पीपल एंड लॉट ऑफ ट्रेवल एजेंसीज आर गिविंग द डेडिकेटेड टूर which can connect you with spiritual related things या religion से related things या फिर energies या yoga या इस type से sessions। When I went to Kasol, when I went to Shimla, मनाली वाला area, दो कैंप देखने को मिलते हैं। एक कैंप जो यूजुअली चलता है और दूसरा कैंप जहाँ पर जो रिट्रीट कैंप्स हैं, the people are connected, different countries, different faces, different colors, different religion, one place। And they are doing meditation, yoga and सूर्य नमस्कार हो रहा है जो यहाँ कोई नहीं कर रहा है। वो वहाँ फॉरेनर आके सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं और हम बहुत मोटे आप पैसा दे के सूर्य नमस्कार कर भी रहे हैं, जहाँ हम यहाँ भी वो कर सकते हैं। So अगर आप बहुत easy वे में बता पाएं, what are the 3 things the Gen Zs has to do in the daily life to maintain their entire day? So 3 things अगर शॉर्ट में समझाऊं तो पहली चीज़ है सिट विथ योरसेल्फ फॉर 10 मिनट्स। आप अपने साथ 10 मिनट के लिए शांति से बैठो, कुछ मेडिटेशन मत करो, कुछ भी मत सोचो, जस्ट सिट, ऑब्जर्व योर थॉट्स कमिंग, ऑब्जर्व द ट्रीज, द मतलब अगर लीफ देख रहे हो, कोई पत्ते देख रहे हो, फूल देख रहे हो, तो उन्हें बस देखो, कुछ सोचो मत। तो अपने साथ 10 मिनट के लिए बैठो, क्योंकि इंसान ना अभी वर्क से नहीं थक रहा है। पीपल आर नॉट गेटिंग टायर्ड बाय वर्क बट बाय द नॉइज इनसाइड देयर माइंड्स। सो दे नीड अ रीबूट सिस्टम। जैसे हम ऐप्स होती हैं सब हटा देते हैं तो फ़ोन का हैंग होना थोड़ा कम हो जाता है। उनको अपने थॉट्स को 10 मिनट के लिए शांत करना है, और अगर आ भी रहे हैं तो उन्हें आने दो, उनको सोचो मत। आते आते सब खाली हो जाता है अगर ये प्रैक्टिस होती है तो, बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिस, एक दिन से नहीं होगा। तो सिट विथ योर सेल्फ फॉर 10 मिनट्स अ डे। सेकेंड, ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। डोंट इंक्रीज दैट टाइम फॉर 3 AM, 2 AM, 1 AM। और सोने का तरीका सिंपल ये है, लोग कहते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। सिंपल तरीका है बहुत, सुबह 6 बजे उठ जाओ एक दिन, भले 3 बजे सो लेकिन 6 बजे उठ जाओ। दिन भर जो भी कर रहे हो करो, रात को अपने आप 11 बजे नींद आ जाएगी। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। 2 थिंग्स आर डन। थर्ड थिंग, ट्राई टू बैलेंस योर फूड। मतलब सिर्फ अच्छा मत खाओ, क्योंकि प्रेशर आ जाता है कैसे मैं एकदम से अच्छा खाऊं। इफ़ यू आर हैविंग सम स्नैक्स और जंक फूड बाहर जाके, ट्राई टू बैलेंस इट विद अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स। इफ़ यू आर हैविंग पिज्ज़ा एट डोमिनोज, सुबह सुबह खाली पेट फ्रूट खा लो, पानी पी लो, दिन भर पानी ज़्यादा पियो, वॉशरूम जाओ। दिस आर द बेसिक थिंग्स, और यही बेसिक थिंग्स एक हेल्थ के लिए भी ज़रूरी, दैट्स इट। और लोगों को बहुत बड़े लेवल पे सुनना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ फिर ऐसे करूँ, बट रिजल्ट्स ना बहुत छोटी चीज़ों से आते हैं। हीलिंग बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट होती है, और जब आप पॉज ले लेते हो ना, वहीं से एक हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। So you have 2 tattoos on your body. Yeah. एक तो मैंने देखा निरंतर, दूसरा भी कुछ है आई थिंक। Yes. What's the story behind this? If you can see this tattoo, you can see a book Yes. down there, और उस बुक पे एक पर्सन is sitting in a meditative pose. Right. If you can make it out. उस इंसान के अंदर ब्रह्मांड है। उस इंसान को हम कह सकते हैं विष्णु, शिव, गुरु, या कोई आपके गुरु पर्सनल। उनके अंदर जो ब्रह्मांड है, जो ज्ञान है किताब का, उनके ज्ञान से, उनके DNA से, विद फेजेस ऑफ लाइफ, एक इंसान, एक शिष्य सूरज की तरह उजागर हो रहा है। And the another one is निरंतर, कंसिस्टेंट। ये 2 ही चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आप फॉलो करते हो, बीइंग कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपने चुना कि मैं बस सुबह उठना स्टार्ट करता हूँ, या मैं आज सोना जल्दी स्टार्ट करना, उसमें निरंतर रहो थोड़ा सा। और निरंतर मतलब ये नहीं है, लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, इवन जेनजीज को मुझे ये चीज़ शेयर करनी है। मैं कल नहीं सो पाया, परसों मुझे यहाँ जाना है, टुमारो आई हैव माई एग्जाम्स, परसों से शुरू करेंगे। टुडे आई एम गोइंग हियर, टुमारो आई विल स्लीप, आई विल टेक सम रेस्ट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक।
it's never about starting with a perfect time. It's always about starting. That's it. Even if you are not doing it for 2 days, if we take an example of workout, you're doing a workout today, you have some plans for tomorrow, going outside, go outside, it's okay. Come back to your city again and do the same workout on the fourth day. But be consistent with the timetable, not according to your plans or holidays, but according to your mindset. That's it. And what is the power of consistency? The power of consistency is 100% result in whatever you are seeking for. I was like, I'll share one of my time period of life जहाँ मैंने अज्ञातवास लिया था फॉर 2 straight years. अज्ञातवास नॉट इन टर्म्स ऑफ किसी जंगल में जाना, बट जो हमारा घर था उसमें गार्डन था, घर था, दैट्स इट. तो 2 साल तक सिर्फ उस गार्डन में रहकर पढ़ाई कर कर शरीर की रिसर्च कर कर हर चीज़ पे. उस टाइम पे मेरा नृत्य का भी रिसर्च चल रहा था कि नृत्य से आप कैसे हील हो सकते हो, राग जो हमारे अंदर होती हैं, जो यूनिवर्सल साउंड है, उन सब की रिसर्च चल रही थी. तो मैंने अपने फ़ोन को, सोशल मीडिया को, सबको हटा दिया था. किसी दोस्त से नहीं मिलना, इंसानों से नहीं मिलना, केवल अपने शरीर के साथ रहना और नेचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना. और आपको पता है सारा ज्ञान हमारे अंदर ही है. एक आत्मज्ञान करके कॉन्सेप्ट है. जब आप बाहर की चीज़ों से कट जाते हो और अपने ऑरा को क्लीन करते हो विथ फूड, waking up early, लेस डिस्ट्रैक्शंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, आप एक ऐसा ऑरा बना लेते हो कि वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं इस ब्रह्मांड की, जहाँ पे सब ऑलरेडी है, वो आपके पास अपने आप आ जाती हैं. और वहाँ से आपको एक आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगती है, आपको सब समझ आने लगता है. आपके सवालों के लिए अब आपको किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपके डॉट्स कनेक्ट होते हैं, जो आप केवल एक पेड़ को छू के भी महसूस कर सकते हो या उसको देख कर सकते हो. और वही ज्ञान आपको ज़िंदगी की सिचुएशंस में काम आता है. 13 साल की उम्र के पहले की शुभांगी और आज की शुभांगी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर हो गया. आज इन सारे अंतरों को अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, what and how you can explain your entire life in one line? One line, that will be tough for me, but I have the answer. If I explain my life in one line, कृष्ण सदा सहाय थे. तब भी वही आए थे लाइफ में, आज भी वही है. तो उन्होंने जो कहा वो मान लिया अर्जुन बनकर. तो मेरी एक ही लाइन है, कृष्ण सदा सहाय थे. और ये अभी आई है, मैंने आज तक सोची नहीं थी. बिकॉज ऑफ यू आई फाउंड दिस लाइन. जब सवाल थे वो आ गए. इतना अटैचमेंट नहीं था, अटैचमेंट तो है ही नहीं, इतना बच्चा नहीं जानता था कुछ, बट वो आए तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. वो अब भी हैं, वो आगे भी रहेंगे. वो कॉन्सर्ट में भी थे, वो तब भी रहेंगे. तो एक लाइन में मेरी लाइफ यही है कि सब कुछ वहीं से हुआ है. कि जब शिष्य तैयार हो जाता है ना, अंदर से, बाहर से नहीं, उसको पता नहीं चलेगा. अंदर से जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु दिख जाता है. गुरु वहीं है, उसी जगह पर है, उसी के आसपास है, लेकिन वो तैयार नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहा है. और जिस दिन उसके अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है, दैट कैपेसिटी टू सी द वर्ल्ड, कि यार ये दुनिया ऐसी दिखती है, ये पत्ता हरा ही क्यों है, ये पीला ही क्यों है, ये फूल खिलता कैसे है, तो उसके अंदर गुरु को देखने की क्षमता आ जाती है. और वहां से फिर उसको गुरु मिल जाते हैं. डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी? एब्सोल्युटली. एक थ्योरी है जो कहती है कि जब गुरु को भी तैयार होना पड़ता है. गुरु भी कभी एक शिष्य थे तभी गुरु बने, है ना. तो जब शिष्य तैयार हो जाता है, वहीं से एक गुरु भी रेडी होता है. और पता है आपको, इस पूरे संसार में हर शिष्य का एक गुरु है. बापू ने सांसारिक रूप में मानो, भगवान को मानो, या बहुत सारे लोगों को भी लोग मानते हैं रिलीजियस, या फिर वो पर्सन कोई भी आपके कॉर्पोरेट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. तो हर एक शिष्य के लिए गुरु तैयार हो रहा है. आपको बस अवेयर होना है कि मैं शिष्य तो बन जाऊं. और उसको बनने के लिए क्या करना है, सवाल की सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. बस ठीक है, मेरे अंदर एक शिष्य की अनुभूति कब होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे एक अवेयरनेस है कि ठीक है, मैं इस पाथ पे चलने के लिए अब रेडी हूँ. बस इतनी सी अवेयरनेस आपको उस पूरे मार्ग पे ले जाती है. इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, दैट्स इट. हमारे यहाँ कितनी खूबसूरत चीज़ है ये कि सबसे अच्छा रिश्ता दुनिया का मुझे लगता है गुरु शिष्य का.
निस्वार्थ, और निस्वार्थ प्रेम रहता है उसमें, और बस एक डेडिकेशन रहता है हाथ जोड़ के, बस आप सुनते हो और अपनी लाइफ पे आगे चलते हो। एक बहुत जैसे एक माँ और बच्चे का होता है रिलेशन, बहुत निस्वार्थ, उधर फिर भी थोड़ा सा मोह रहता है। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत अनूठा है, बहुत खूबसूरत है, और जो इसको जिया है ना, जैसे आपने कहा मैं डेडिकेटेड हूँ। संसार में प्रेम सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक गुरु शिष्य का प्रेम संसार में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जैसे अर्जुन कृष्ण ले लो आप, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ले लो, द्रोणाचार्य, और उनके भी 2 शिष्य थे। अब अगर मैं गुरु शिष्य में करूँ तो गुरु को भी बहुत संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि द्रोणाचार्य भी गुरु थे लेकिन अंत उनका भी हुआ था उन्हीं के शिष्य के हाथों। तो गुरु बनो या शिष्य बनो, धर्म के रास्ते पे चलना बहुत अनिवार्य है। हर एक पग पे आपको चुनौतियाँ मिलेंगी, लेकिन दोनों को ही उसे पार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया सिर्फ गुरुओं को नहीं मानती है। 2 टाइप के लोग होते हैं, जैसे गंधारी के लिए कृष्ण दुश्मन थे, सही लेकिन बात है। इस पक्ष के लोगों के लिए कृष्ण भगवान थे। तो आप कैसी चीज़ें कर रहे हो, और उस धर्म में अगर आप आगे भी जा रहे हो, तो आपके और मेरे, हम दोनों के भी ऐसे लोग होंगे जो हमारे अगेंस्ट जाएंगे। यू हैव टू बी ऑन दैट पाथ ऑफ शिष्य एंड गुरु, बिना डरे, निस्वार्थ होके, क्योंकि हमारे पर्पस बहुत नेक है। तो ये मुझे महसूस होता है कि सबसे बड़ी मोहब्बत होती है गुरु और शिष्य की मोहब्बत। Superb, and I believe in that. That's true. और निस्वार्थ। शिवांगी, when you started all these things, डेफिनेटली फैमिली के बहुत सारे लोग होंगे जो क्या कर रही है बेटी, और कुछ करना चाहिए, देखो वो इंजीनियर बन गया, देखो वो डॉक्टर बन गया, विच इज कॉमनली हैपन इन द फैमिलीज एंड इवन इन, बिकॉज वी आर हिंदूज, तो यू नो एक अलग ही वो है कि भाई अपने को इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, फिर शादी वाला टाइम आ जाएगा। कभी फैमिली का प्रेशर नहीं आया व्हेन यू स्टार्टेड ऑल दीज स्टफ कि यार मामा की लड़की ने तो ऐसा कर लिया, शुभांगी तुम ये क्या कर रही हो? हमेशा रहा है फैमिली प्रेशर, हर इंसान की लाइफ में रहता है। मेरे ख्याल से बहुत रेयर होता है जब आप सोसाइटी से हट के जो चीज़ें ले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित हो, सब कुछ क्लियर है, डॉक्टर बैंकिंग सीमित हो, सब कुछ क्लियर है, पर जब आप अपनी स्टोरी ही अलग लिख रहे हो, सोच अलग रहे हो, तो सबका एक प्रेशर होता है। बच्चा क्या कर रहा है, अभी इतना बड़ा भी हो गया, आगे भी चला गया है, डांस, एमएमए, ये सब क्या हो रहा है, तो पीपल ऑफ कोर्स डाउट यू। और इफ़ आई टॉक अबाउट पेरेंट्स, आई विल नेवर से वो गलत होते हैं। ये मुझे हमारी ऑडियंस को भी बोलना है, अगर आपके पेरेंट्स, आपके माँ-बाप अगर आपको रोक रहे हैं किसी चीज़ से, उनका इंटेंशन सही है। वो ये नहीं सोचते, वो चाहते हैं आपका बच्चा सिक्योर हो। क्योंकि कोई माँ-बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा भूखा मरे, राइट? दे वांट कि आपकी एक सिक्योर लाइफ हो फाइनेंशियली और हर तरह से। तो मुझे भी बहुत टोका गया, हम सबको टोका जाता है, लेकिन इंटेंशन समझना चाहिए, शांत रह के। लोग क्या करते हैं, उस पे रिएक्ट करके या तो छोड़ देते हैं या चले जाते हैं वहाँ से। अगेन बैक टू द 13 ईयर, गीता में लिखा था कि पेरेंट्स का रोल इतना है इस ब्रह्मांड में, और शिष्य का बच्चे का रोल जो निभाने का है माँ-बाप के लिए, वो इतना है। तो मुझे शुरू से क्लियर था कि व्हाट आर माय पेरेंट्स इन माय लाइफ एंड व्हाट इज़ माय रोल टू देम। तो मुझे ये चीज़ कभी परेशान नहीं करी, क्योंकि वो पार्ट भी मैंने अपने साथ रख लिया था। तो पेरेंट्स जिस भी तरह से आपको फ़ोर्स करते हैं चीज़ें करने के लिए, ऑफ़ कोर्स मुझे भी किया, क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट ऑफ़िसर हैं, और हमारे यहाँ पे अगर कोई भी, बिकॉज़ दिस इज़ कंसीडर्ड थोड़ा-सा लो पार्ट ना सोसाइटी में। आप बड़ी चीज़ें करो, बड़े ऑफ़िसर्स बनो, वो अलग होता है। तो पर्पस अलग था, पर्पस से आगे बढ़ना, तो सोसाइटी ने हमेशा डाउट करती है, रिलेटिव्स करते हैं, सब करते हैं। बट एक ही चीज़ है कि जब आप निरंतर उस पे टिके रहते हो ना, और उसमें एक चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हम सब में। उनमें डिफ़रेंस क्या होता है, मुझ में और बाकी लोगों में जो सेम पाथवे फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या डिफ़रेंस है? रिएक्शन का। मैंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया, ना चिल्लाया उनको कि आप गलत हो। शांति से हमेशा एक ही बात करी, हाँ, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हो, बट करके देखते हैं। डाँटा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है वो लोग अपनी कंडीशनिंग में, अगर आप जब अध्यात्म में आ जाते हो ना, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है ये कि आपको अपने माँ-बाप भी एक पात्र लगते हैं शिष्य की तरह। आप उनको बहुत अलग नज़र से देखते हो कि वो भी यार कभी न कभी एक लड़का-लड़की थे, जिनके माँ-बाप ने उन्हें पाला अलग तरीके से, आज वो माँ-बाप बन गए, तो मेरे लिए भी उतना सोच पा रहे हैं जितना उन्होंने सीखा है, तो गलत नहीं है वहाँ पे। बट ये बात समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
ट्रू। और यहाँ से वो सारे डाउट, सारे बिलीफ सिस्टम जो आपको लोग समझते हैं आप लॉस्ट हो, आप ये हो, सब हट जाता है। जस्ट by a simple mere fact that you are aware of this fact that they were also somebody who are conditioned to think that way, राइट। and I am conditioned to think in a very different way. जो चीज़ जैसी उसे वैसे सोचो। जैसे आप कहोगे ये सोफ़ा है, ऐसे नहीं लकड़ी है, उसका जो मेन नींव है, तो नींव समझना माँ बाप की, नींव समझना अपने पर्पस की, तो आपको लॉस्ट या डाउट या वो कुछ फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आप चले जाओगे, कब निकल जाओगे और वो सारे लोग आ जाएंगे वापस आपको बोलने, वाह यार क्या किया। So I have two major questions from the audience. One, there are a lot of people who are doing the preparation for government examinations. आज भारत का युवा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जी तोड़ तैयारी कर रहा है, चाहे वो नीट की करे, आईआईटी की करे, यूपीएससी की करे। बिल्कुल। ये पूरा डेली रूटीन और लाइफ साइकिल इनका तहस नहस हो चुका है। व्हाट सजेशन यू कैन गिव टू देम? मेरी एक फ्रेंड है जो यूपीएससी की 5 साल से तैयारी कर रही थी, और उसको मैंने कुछ टेक्निक्स बताई। ऑनेस्टली दिस इज़ अ फैक्ट। मैंने उसे चीज़ें बताई क्या कमी जा रही थी, क्योंकि हम सब माने या ना माने, आप किसी चीज़ में डूब कर तैयारी करोगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आर्ट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप अपना वो बेसिक ऑरा मेंटेन नहीं करते हो लाइफस्टाइल का, तो एनर्जीज आप तक आने में कुछ कमी छोड़ देती है। क्योंकि यही बच्चे कहते होंगे कि हमने तो जी तोड़ मेहनत करी, सब कुछ किया, फिर भी नहीं मिला। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, पढ़ो, बिल्कुल करो। उसके साथ साथ ना वो जो सुबह का और रात का रूटीन है ना, ये बहुत सिंपल बात है। सुनने में लगेगा ये क्या बात बोल दी है, तो हमें कहीं पे भी पता है। एक बार करके तो देखो। सुबह उठने की चीज़ और शाम को जल्दी सोने की चीज़, अलॉन्ग विथ थोड़ा सा फूड साइकिल, ये 3 चीज़ें बन के आपके शरीर में, अभी टेक्निकल बात करते हैं इनको बताने की, ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये तो हमने हर जगह सुना है। हमारे बॉडी में डोपामिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, सेरोटोनिन होता है, और इन सबका दुश्मन स्ट्रेस, उसका नाम क्या होता है? कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी में जब जब कॉर्टिसोल आता है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, वो प्रैक्टिकली एक केमिकल होता है, यहाँ से रिलीज होता है। और कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बिना वजह आपका मूड ऑफ है, या नॉर्मल आप बैठे हो, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, दैट इज़ बिकॉज आपकी बॉडी में एसिड का पीएच वैल्यू और कॉर्टिसोल की वैल्यू बहुत हैवी हो गई है। और रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न ये है कि आपकी लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ ली है। कैसे बिगाड़ ली है? आप बहुत लंबे समय तक निरंतर खाना पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, दिन रात पॉडकास्ट कर रहे हो, दिन रात यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन खाना पीना चल रहा है, पानी चल रहा है, वॉशरूम याद नहीं है, कब उठे कब सोए याद नहीं है। तो ये जो याद नहीं है ना, मेन वही जो बात थी कि शरीर पे ध्यान दोगे तो मेंटल पीस आएगा, मेंटल पीस आएगा तो आप बाकी की चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कभी आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना जो क्रैक कर गए हैं, क्या उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी है? मैंने सर्वे किया था, तो जितने टॉप क्रैकर्स थे 90% ने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, फिर से तैयारी करी और उनका सिलेक्शन हो गया। बिकॉज वो इतने ज़्यादा अवेयर थे उन प्रश्नों को लेके एग्ज़ाम के टाइम, कि उन्हें उत्तर लिखते अच्छे से आया, वही उत्तर जो दूसरे ने भी पढ़ा है, लेकिन वो अवेयरनेस, चक्षु का खुल जाना बहुत अलग पावर होता है। तो वो थोड़ी सी लाइफस्टाइल के साथ पढ़ाई कर लो, हो जाएगा विद गारंटी। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू द एस्पिरेंट्स। और ये जो अब जो जनरेशन है, जितना कॉम्पिटिटिव, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हज़ारों और कुछ 100 का सिलेक्शन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने सही बोली कि बहुत डिफरेंस है। बिकॉज जब हम लोगों से मिलते हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया, अच्छे प्लेसमेंट क्रैक कर लिया, बहुत मेजर डिफरेंस है। डिसिप्लिन है उनके लाइफ में, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, एंड दे आर एंजॉइंग एवरीथिंग। और विद द एंजॉइंग दे आर आल्सो डूइंग द स्टडी। अच्छा, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। तो जनरली लोग मोटिवेट होके यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, बट डिसिप्लिन वो होता है जो आपको खराब मूड में भी वही चीज़ निरंतर करने पे मजबूर करता है। मोटिवेशन आपका सिर्फ मूड बदलता है, अभी है कल नहीं है तो आप बैठ जाओगे। डिसिप्लिन आपको मोटिवेशन से परे ले जाके वो चीज़ करने के लिए जुझारू करता है। यस, परफेक्ट। बहुत अच्छा कोट था ये वैसे। नाउ द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीट के पेपर लीक के केस के बाद, आपने नीट का पेपर लीक के बारे में सुना होगा, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, बड़ा दर्दनाक खबर थी वो देश के लिए। नीट के पेपर लीक के बाद कल या परसों 5वां सुसाइड हुआ है। यंगस्टर्स में ये कॉमनली देखने को मिल रहा है। वो डिप्रेशन में जाते हैं,
बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आइदर इट्स अ रिलेशनशिप और द करियर रिलेटेड इश्यूज, और उसके बाद सीधे उन्हें पंखा नजर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है कि ये पॉडकास्ट को सुनने वाले कई सारे लोग इस समय पर डिप्रेशन से ग्रसित हो, या अपने मन में कहीं ना कोई एक ऐसा थॉट लेके रखे हो कि यार लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मजा नहीं आ रहा है, फलाने का तो ऐसा हो गया, ढिमके का तो ऐसा हो गया, फूफा के लड़के का 20 लाख का पैकेज लग गया, मैं सारा 20,000 की जॉब नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। द जनरेशन इज इन द डिप्रेशन, पीपल आर डूइंग सुसाइड। अगर ये इनको इससे कम ओवर करना चाहते हैं, देन हाउ दे कैन? इसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। जिस पल में आप जो भी कर रहे हो, 2 मिनट रुक के, इस पॉडकास्ट को भी अगर कोई देख रहा है, 2 मिनट रुको, पॉज करो और सोचो आप जो भी कर रहे हो वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या इस संसार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वास्तविकता में उतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? मतलब अगर नीट के पेपर लीक हो गए तो बिल्कुल दुख की बात है, लेकिन हम इंसान, चाहे रिश्ते की बात लें, चाहे पेपर की, चाहे एग्ज़ाम की, चाहे करियर की, चाहे आर्ट्स की, हम एक चीज़ को इतना सेंट्रिक बना लेते हैं अपने लाइफ में कि उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है थोड़ी सी, तो वो हमको अंदर तक हिला के रख देती है। तो सबसे पहले सभी लोगों के लिए ये समझना कि ज़िंदगी वास्तविकता में कितना, मतलब ज़िंदगी में वास्तविकता में जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, उनको दिल पे दिमाग पे लेना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले बेसिक टर्म समझना कि हम यहाँ पहले जीने आए हैं। ये समझने से आधा स्ट्रेस यहीं पे कम हो जाता है। आप सिर्फ इतना सा फैक्ट समझ लो, सबसे पहले हम सिर्फ जीने आए, जीने के साथ साथ अब हमें शेल्टर और फूड की ज़रूरत है। अब उसमें कितने मात्रा की ज़रूरत है, आपकी लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सोच उसको डिफाइन करती है, जिसमें आप भागा दौड़ी में फंसे रहते हो। तो मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए आंसर नहीं देना है, मुझे ये आंसर देना है लोगों को कि आप पहले ये समझो कि हम बस हैं। आप, मैं यहाँ बैठे हैं, हम हैं, सांस ले रहे हैं, अभी सांस चल रही है, यही हमको जोड़ रही है। अब इसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, और ये समझना कि आप हर चीज़ के लिए बने हो इस दुनिया में, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में नहीं जा पा रहे हो, आप एनर्जीज वहाँ लगा रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपके लिए कहीं कुछ और सेट कर रखा है आपकी अंदरूनी एनर्जीज के साथ, तो आप उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो? मान लो, अभी हम कहते हैं ना, वो कहावत है, सचिन तेंदुलकर अगर गाता और लता मंगेशकर अगर क्रिकेटर होती तो कैसा लगता? अभी सुनने में अजीब लग रहा है, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं से, जैसे मेरी लाइफ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर सिर्फ होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। एक सवाल आया तो चीज़ें हुई। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हुई, मुझे भी बैक लगे हैं, आई ऑल्सो फेल्ड, और हम लोग को ये बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे बहुत एटीकेटी आई है। 11th में आई वॉज फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, बोर्ड्स में आई वॉज फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। मुझे कभी उनका दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फेलियर और सक्सेस का कभी कंपैरिजन गीता के द्वारा मुझे कभी यहाँ नहीं चढ़ा। लोगों ने बहुत बोला। तो आधा डिप्रेशन और आधे सुसाइड तो ये होते हैं कि अब दुनिया मुझे एक्सेप्ट कैसे करेगी, शिट। हाँ, भले मुझे इसमें सक्सेस होना था, नहीं होना था, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, अब मेरे ऊपर प्रेशर हो गया, मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अंदर तक निचोड़ के रख देती हैं गलत तरीके से। तो सबसे पहली मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे लोगों से कि आप लोग पहले ज़िंदगी का मेन मकसद समझो, उसे इतना ऊपर हाइप पे मत लो। सदगुरु भी कहते हैं वी आर हियर टू एग्जिस्ट फर्स्ट। फिर आपकी कंडीशनिंग, आपके आसपास के लोग आपकी चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं, पढ़ाई को इतना बड़ा बना देते हैं कि आप सिर्फ उसी में जीते हो, और जब वो नहीं मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है आप रोओगे, आप रो के ख़त्म करना चाहोगे सब कुछ। बट ये तो गलत है ना। और गलत क्यों है? क्योंकि आपने उसे एक चीज़ को इतना बड़ा समझ लिया, और वो इतनी बड़ी है नहीं है। आप उसे करो, नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर से कर लो, 2 बार कर लो, 10 बार कर लो, नहीं हो रहा, शांत बैठ जाओ। इंसान को और अपने करियर को इस जीवन में इतना ऊपर भी मत रखो कि वो नहीं मिले तो आप टूट जाओ। अपनी वर्थ को रखो कि आपने मेहनत करी यार, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी। अब ये अर्थक्वेक होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नेचुरल कैलामिटी होती है, वैसे ही ये भी हो गया एक चीज़, तो उसे उतना बड़ा मत लो। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें मेहनत करके यहाँ तक आए हो, तो इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव एन एग्ज़ाम, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके नॉट टू बी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ लोगों के नज़रिए में। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, अगर आप बैठे हो, साँस ले रहे हो, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। तो सक्सेस की मात्रा तौलना सीख जाओ। सिर्फ उससे मत तौलो कि कोई एक इन्फ्लुएंसर है, वो बहुत ज़्यादा खुश है,
शायद मैं भी ये करूँगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ एकदम सक्सेसफुल है, आपने कहाँ से कहाँ, तो मैं भी पॉडकास्ट करूँगा तो शायद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। नहीं, पहले ये समझो कि आपकी एनर्जीज़ कहाँ अलाइन होती है। आप अकेले बैठे हो, आप किस चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा खुश हो? क्या आपको इतने पैसे में आप जीवन बिता के खुश हो क्या? आपको ट्रैवल करना है तो इतने पैसे लेके क्या आप उसमें खुश हो? ठीक है, मैं खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कि पैसा उतना ज़रूरी है जितना गाड़ी में पेट्रोल डल के गाड़ी चल जाए बस, और उसके ऊपर नीचे की चीज़ें तो अपने आप हो जाती है। तो लाइफ को समझो पहले। भारत के रूट से जुड़ोगे ना तो लाइफ की चीज़ें समझ आ जाएगी। फिटनेस से जुड़ोगे तो मेंटल पीस मिल जाएगा। मेंटल पीस मिलेगा तो ये समझ आएगा कि पेपर भी लीक हो गया है, तो अब मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकल सकता हूँ। अभिमन्यु बन गए ना, तो अब इतने भी तो स्ट्रांग बनो कि उससे भी बाहर निकल पाओ। कि सिर्फ इतने ही अपने आप को बनाया कि एक पेपर क्रैक कर सकता हूँ, दैट्स इट, और वो नहीं हुआ तो मैं हार गया। इतने कमज़ोर नहीं बनना है। ज़िंदगी की लड़ाई जीतनी है, ज़िंदगी के अध्याय पढ़ने हैं। ये तो केवल एक एग्ज़ाम है बस। इतने स्ट्रांग बनो कि सामने वाले को भी आप उससे निकाल पाओ। ट्रू, वो चीज़ है। परफेक्ट। आई टोटली अप्रिशिएट योर नॉलेज। मज़ा आया यार बात करके, मतलब बहुत डीप था एंड इट वाज क्वाइट कनेक्टेड विद द यंग जनरेशन। आई थिंक इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज हमें इस पॉडकास्ट को आप जिस भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, आइदर यू आर मिलेनियल, जेन जी, अल्फा, या जो भी हमने नाम दे दिया है, आप चाहे 10 के हो या 70 के हो, but this knowledge learning is for everyone. And the most important thing which I learned by you, one, health. Because it is physical health, definitely mental is connected with the physical. नहीं रहोगे physical fit तो mental कहाँ से fit रहोगे? Even spiritual and emotional is connected with it. Yes, सारा एक जॉइंट वेंचर है। joint और venture सबसे है। बड़ा सीक्रेट पता है क्या? हर चीज़ को करने का केवल हेल्थ है। क्योंकि हेल्थ है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक वो वाला वाक्य नहीं है कि आप जिंदा हो तो करोगे, ऑफ कोर्स करोगे, बट अच्छी हेल्थ है ना तो नज़रिया अच्छा होता है। सही आप बात है। ज़्यादा सोच पाते हो, आप अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एपिटम पे होते हो। कहते हैं ना कि सबसे मुझे हाईएस्ट फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन अचीव करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो सबसे पहले इसी चीज़ से आएगी। The most important thing in the life is the life. Exactly. Yes. जिंदगी में सबसे जरूरी जिंदगी है। Exactly. वो ही नहीं रहेगी तो फिर क्या जरूरी है? So, if suppose somebody want to connect with you, how they can connect? यही हूँ मैं। इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कैसे भी कनेक्ट करिए। क्योंकि कई सवाल आने वाले हैं, बहुत लोग पूछने वाले हैं। परफेक्ट, बड़ा मजा आया आपसे बात करके शिवांगी।